बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज एनएलपी और हमें एनएलपी की ज़रूरत क्यों पड़ी। एनएलपी समझने से पहले यहाँ पे मेरे पास एक कॉमन डेफिनेशन है जो आपको गूगल या चैट जीपीटी से भी मिल जाएगा। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज द फील्ड ऑफ एआई दैट इनेबल्स मशीन्स to understand, interpret and generate human language। NLP AI की एक फील्ड है और ये किसी भी मशीन को, मशीन इज नथिंग बट योर कंप्यूटर, रोबोट और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, वो उस मशीन को इनेबल बनाता है ताकि वो किसी भी ह्यूमन लैंग्वेज को लाइक उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, उसको वो अंडरस्टैंड कर सके, उसको वो पढ़ सके एंड उसको वो जनरेट भी कर सके। बेसिकली एनएलपी का मतलब ये है कि आप मशीन को नेचुरल लैंग्वेज सिखाना चाहते हो। अब मैं आपको जो एनएलपी की असल डेफिनेशन है वो आपको थोड़ा मैं एग्जांपल की मदद से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखना, जब आप कंप्यूटर के पास आते हो तो आजकल के कंप्यूटर तो बड़े एडवांस हो गए हैं क्योंकि इसमें भी आपके पास एनएलपी है। आप आसानी के साथ किसी भी कंप्यूटर या मशीन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो एनएलपी के थ्रू। जो भी आप टाइप करते हो बेसिकली वो एनएलपी है और वो भी और कंप्यूटर जो भी आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले करके देता है वो आपके पास एनएलपी है। एनएलपी इज नथिंग बट इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन बिटवीन मशीन इज नथिंग बट कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग इज नथिंग बट ह्यूमन बीइंग नेचुरल लैंग्वेज। दुनिया में इफ आई एम नॉट रॉन्ग टोटल 7,000 यानी 7,000 नेचुरल लैंग्वेजेस हैं। अब अगर आपने कंप्यूटर को ये सिखाना है कि आप किस तरह किसी ह्यूमन की लैंग्वेज को अंडरस्टैंड कर सकें, अगर आप एक रोबोट के साथ बात करते हो अपनी लैंग्वेज में तो वो रोबोट इज नथिंग बट अ मशीन। वो आपको किस तरह अंडरस्टैंड करता है, उस रोबोट के अंदर जो भी एल्गोरिदम लगे होते हैं उसके पास आपकी वॉइस जाती है, वो उस वॉइस को कैप्चर करके उसको प्री प्रोसेस करके उसको एनालाइज करके उसको अंडरस्टैंड करता है कि ये कौन सी लैंग्वेज है और इसमें यूजर क्या कहना चाह रहा है। तो पलट की जो मशीन है, रोबोट है, वो भी आपको आंसर करना चाहिए। वो आंसर कुड बी स्पीकिंग, यानी वो रोबोट आपको बोल के जवाब देगा आप ही की लैंग्वेज में, ये वो आपको टेक्स्ट जनरेट करके देगा। एनएलपी इज नथिंग बट हम मशीन को इस काबिल बनाते हैं एनएलपी के टेक्निक्स एंड एल्गोरिदम्स के थ्रू कि वो ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट कर सके। दिस इज ऑल अबाउट एनएलपी। और यहाँ पे मैंने एक बात कही कि हमें एनएलपी की जरूरत क्यों पड़ी। इसलिए पड़ी कि हम मशीन को ह्यूमन लैंग्वेज, ह्यूमन की जो भी बात है वो पहुंचा सके ताकि वो उसको अंडरस्टैंड कर सके और पलट के अकॉर्डिंगली जवाब भी दे सके। ये था एनएलपी। अब मैं आपको बताता हूं कि एनएलपी के एक एंड टू एंड प्रोजेक्ट के लिए या कोई भी टास्क अगर आपको दिया जाता है तो कौन कौन से एल्गोरिदम आप यूज कर सकते हो। नॉर्मली आपको कहा जाता है एज अ बिगिनर के एनएलपी इज अ फील्ड ऑफ डीप लर्निंग, विच इज नॉट ट्रू। आप कह भी सकते हो और कह भी नहीं सकते। एनएलपी एक सेपरेट फील्ड है जो कि एआई में आता है। अब जरूरी नहीं है कि अगर सेपरेट फील्ड है तो आप इसको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग या लार्ज लैंग्वेज मॉडल में नहीं रख सकते। यस, यू कैन यूज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स फॉर एनएलपी, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है सपोर्ट वेक्टर मशीन और नेव बेस। ये वो एल्गोरिदम है जिनकी मदद से आप टेक्सचुअल डेटा पे बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट अचीव कर सकते हो, स्पेशली क्लासिफिकेशन के केस में। जिस तरह सेंटिमेंट एनालिसिस आप करते हो तो वहां पे आप इन क्लासिफिकेशन मॉडल को यूज कर सकते हो। लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिसीजन ट्रीज इन रैंडम फॉरेस्ट। एनएलपी कैन आल्सो बी कंसिडर इनटू मशीन लर्निंग। हालांकि ये एआई फील्ड है तो ये वो एल्गोरिदम है मशीन लर्निंग के जो आप एनएलपी के लिए यूज कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं डीप लर्निंग की। अब डीप लर्निंग के अंदर भी आपके पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं जो आप किसी भी एनएलपी के टास्क के लिए आप यूज कर सकते हो और एनएलपी इज मोस्टली यूज्ड विद डीप लर्निंग। सबसे पहले एग्जांपल है आरएनएन, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। सिक्वेंशियल डेटा के साथ जब आप डील करते हो तो वहां पे
रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी LSTM, गेटेड रिकरेंट यूनिट जिसको आप GRU कहते हो, और कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क बेसिकली ये इमेजेस के साथ डील करता है, बट आप सम सिनेरियो में NLP के केस में भी आप इसको यूज कर सकते हो। और ट्रांसफार्मर्स जो बेसिकली LLM मॉडल्स ही हैं तो अटेंशन मैकेनिज्म पे काम करते हैं। सो ओवरऑल डीप लर्निंग के अंदर जो एल्गोरिदम है आप वो NLP के टास्क के लिए यूज कर सकते हो। अब कब आपको मशीन लर्निंग वाले यूज करने हैं और कब डीप लर्निंग वाले, ये हम इस प्लेलिस्ट के आने वाले वीडियोस में जानेंगे। बट यस, अगर आपके पास क्लासिफिकेशन टाइप डाटा है लाइक सेंटिमेंट एनालिसिस, सार्कास्टिक डिटेक्शन, या ईमेल को देखना है कि वो स्पैम है या वो रियल है लाइक हैम, तो वो क्लासिफिकेशन है और वो डेटा भी छोटा है, तो फिर आप मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम के साथ जा सकते हो। बट अगर डेटा बहुत बड़ा है और आप और भी इंप्रूव रिजल्ट अचीव करना चाहते हो तो फिर आप डीप लर्निंग के एल्गोरिथम के साथ जाना, ठीक है। एंड द थर्ड टाइप कुड बी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स, और ये असल में NLP है। NLP जब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स आए तो NLP उस वक्त से काफी डिमांड में आ गई। इसके अंदर आपके पास GPT-3 और इसकी एग्जांपल ChatGPT भी है जो टेक्स्ट जनरेट करता है, BERT, T5, रोबोटा, एक्सेलनेट और भी बहुत सारे बड़े बड़े मॉडल हैं जो प्री ट्रेन होते हैं। बेसिकली आप इनको स्क्रैच से भी कर सकते हो, बट आप हगिंग फेस लाइब्रेरी यूज करके इनको आसानी के साथ डाउनलोड एंड फाइन ट्यून कर सकते हो। सो ओवरऑल ये वो एल्गोरिथम है जो आप NLP के लिए यूज कर सकते हो। अब हम बात करते हैं वो लाइब्रेरीज एंड टूल्स पाइथन में जो आप NLP के लिए यूज करते हो। सबसे पहले आपको पाइथन प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। अगर आपको कोई कहे कि आप बेसिक पाइथन सीखे तो फिर आप आगे जाके मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, NLP आसानी के साथ कर सकते हो, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आपको प्रॉपरली पाइथन पढ़नी होगी, आपको पाइथन की हर कॉन्सेप्ट आनी चाहिए, लाइक पाइथन बेसिक, पाइथन इंटरमीडिएट एंड पाइथन एडवांस, और जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, क्योंकि कभी भी किसी भी टूल्स की जरूरत पड़ सकती है। तो पाइथन प्रोग्रामिंग आपको प्रॉपरली आनी चाहिए। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है scikit-learn लाइब्रेरी। बेसिकली ये मशीन लर्निंग लाइब्रेरी है, लेकिन जब आप NLP प्रोजेक्ट के साथ डील करते हो तो वहां पे भी बहुत सी क्लासेस एंड फंक्शंस है जो आप scikit-learn के साथ NLP के अपने टास्क के लिए यूज कर सकते हो, जैसे कि फीचर एक्सट्रैक्शन टूल, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। और ये है वो लाइब्रेरी जो आप मोस्टली आई थिंक 70 और 80% जो कि मोस्टली मैं यूज करता हूँ किसी भी NLP के टास्क में, NLT के। ये है नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, जिसकी मदद से आप NLP के किसी भी टास्क को आसानी के साथ परफॉर्म कर सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे प्री ट्रेंड मॉडल, क्लासेस, फंक्शंस है जिसकी मदद से आप टेक्स्ट को क्लीन कर सकते हो, डेटा को प्री प्रोसेस कर सकते हो, एक कंप्लीट टेक्स्ट पाइपलाइन आप इसके अंदर अचीव कर सकते हो। और उसके बाद आपके पास है हगिंग फेस। अगर आप LLM मॉडल के साथ डील करते हो तो आप प्री ट्रेन मॉडल को आसानी के साथ लोड एंड फाइन ट्यून कर सकते हो, तो हगिंग फेस के बेसिक यूसेज भी आपको आनी चाहिए। इसी तरह टेक्स्ट ब्लॉक एंड वी हैव जेनिज्म, ये सारे के सारे वो टूल्स हैं जिनकी मदद से आप NLP का टास्क एंड प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करते हो। और रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली एक पाइथन मॉड्यूल है जो मोस्टली आप जब टेक्स्ट के साथ डील करते हो, टेक्स्ट के अंदर पैटर्न खोजते हो, एक स्ट्रिंग के अंदर एक दूसरा स्ट्रिंग एक पैटर्न के बेस पे खोजते हो, तो उसके लिए ये वो लाइब्रेरी है जिसकी मदद से आप NLP के टास्क को फर्दर आसान कर सकते हो। सो इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में हम ये कुछ मॉड्यूल्स पढ़ेंगे। उसके बाद डीप लर्निंग की जो सबसे बेहतरीन फ्रेमवर्क है टेंसरफ्लो, बेसिकली जिसको आप क्रॉस API भी कहते हो, वो भी आपको आनी चाहिए, क्योंकि डीप लर्निंग के जितने भी मॉडल्स है लाइक RNN, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, LSTM, GRU, CNN और ट्रांसफार्मर भी आप केरास के अंदर यूज कर सकते हो, और प्री प्रोसेसिंग की कुछ क्लासेस एंड फंक्शन भी NLP के किसी प्रोजेक्ट के लिए आप यूज कर सकते हो। सो यू मस्ट हैव आइडिया ऑल अबाउट दिस, ओके। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ NLP। हमने देखा कि NLP क्या होता है, हमारे पास NLP की जरूरत क्यों पड़ी, फिर हमने देखा NLP क्या टूल्स। अब हम बात करते हैं कुछ एप्लीकेशंस। एप्लीकेशन ये कि मतलब NLP कहाँ पे यूज होती है। सो सबसे पहले एप्लीकेशन है रिकमेंडेशन। अब जहां भी जाए, आजकल आपके सामने बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है लाइक फेसबुक, टिकटॉक, यूट्यूब, वहां पे जो भी चीज आप मोस्टली देखते हो नेक्स्ट टाइम वो वही चीज आपको रिकमेंड करके देते हैं। इसके अलावा ई-कॉमर्स वेबसाइट भी एक एग्जांपल है। कस्टमर ने प्रीवियसली जो भी प्रोडक्ट्स
पसंद किए हैं, एक मंथ के बाद जब उसी सेम प्लेटफॉर्म पे आता है तो वो जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उस कस्टमर को वो सेम चीजें रिकमेंड करके देता है। तो बेसिकली वहां पे भी उसकी जो सर्च हिस्ट्री है, लाइक जो भी उसने कमेंट किया, जो भी उसने सर्च किया, वो टेक्स्ट था। तो पीछे से जो भी एनएलपी मॉडल थे उन्होंने उनको एनालाइज करके उसकी हिस्ट्री के बेस पे टैग्स एंड कुछ सिमिलैरिटीज खोज करके उसको चीजें रिकमेंड करके दिए। सो रिकमेंडेशन के अंदर एनएलपी बहुत ज्यादा यूज होती हैं। उसके बाद चैटबॉट्स, आप सब वाकिफ है चैटबॉट से। चैटबॉट एक असिस्टेंट होता है जो आपकी हेल्प करता है, लाइक चैट जीपीटी। ये वॉइस के थ्रू भी हो सकता है और टेक्स्ट जनरेशन के थ्रू भी हो सकता है। तो जितने भी वेबसाइट्स है आजकल उनके इंटरफेस में जो फर्स्ट होम पेज है वहां पर वो चैटबॉट की फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं कि अगर कस्टमर आता है और वहां से उस प्लेटफॉर्म पे जो एडमिन है अगर वो अवेलेबल नहीं है तो चैट बॉट उसको गाइड कर देगा, उस प्लेटफॉर्म के बारे में बताएगा कि हम इस प्लेटफॉर्म पे ये चीजें करते हैं, आपको क्या चाहिए। सो चैट बॉट विल हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर दैट क्लाइंट। सो अगर आप अपने काम को ऑटोमेट करना चाहते हो और अपने कस्टमर को बढ़ाना चाहते हो तो फिर आप चैट बॉट यूज करते हो एनएलपी के अंदर। उसके बाद सोशल मीडिया स्पेशली फेसबुक के ऊपर आप जाके जो भी आप कमेंट करते हो, पोस्ट करते हो, शेयर करते हो, वीडियोस देखते हो, तो पीछे इज ऑल अबाउट एनएलपी, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, बट मोस्टली एनएलपी। क्योंकि आप जो भी कमेंट करते हो वो उन कमेंट को एनालाइज करता हो और फिर आपके बारे में वो डिसाइड करता है कि आप पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या क्या चीजें आपको पसंद हैं। सो अकॉर्डिंगली वो अपने प्लेटफॉर्म को अपडेट करते रहते हैं। उसके बाद सर्च इंजन, हर प्लेटफॉर्म के अंदर एक सर्च इंजन होता है जहाँ पे यूजर जाकर कुछ चीजें सर्च करती हैं, लाइक गूगल पे जब आप जाते हो तो आप कोई चीज या तो वॉइस से वहां पे बोलते हो या फिर मैनुअली टाइप करते हो। सो वो टेक्स्ट इज नथिंग बट एनएलपी। जो भी आपका क्वेरी है तो उस क्वेरी के बेस पे डायरेक्टली आपको चीजें रिकमेंड करके देता है, ये चीजें आपके सामने ला कर देता है, चाहे वो वेबसाइट्स हो या टेक्स्ट हो। सो वो सर्च इंजन के अंदर भी एनएलपी के टेक्निक्स एंड एल्गोरिदम्स काम करते हैं। उसके बाद स्पीच रिकॉग्निशन, ये एक बहुत बड़ी टाइप है, बेसिकली ये एनएलपी के अंदर आता है, लेकिन इसको भी आप एआई की एक सेपरेट फील्ड कंसीडर कर सकते हो क्योंकि ये खुद में एक बहुत बड़ा टॉपिक है। जैसे कि स्पीच के अंदर आपके पास जो डेटा होता है वो ऑडियो होता है। अब आप ऑडियो के अंदर टेक्स्ट, ऑडियो टू टेक्स्ट, जिसको आप स्पीच टू टेक्स्ट कहते हो, आप किस तरह स्पीच से टेक्स्ट निकालते हो या टेक्स्ट को स्पीच में कन्वर्ट करना या किसी स्पीच के अंदर वॉइस को डिटेक्ट करना कि वहां पे कौन बोल रहा है। तो इसी तरह के एप्लीकेशन भी एनएलपी के डोमेन में आते हैं। उसके बाद मशीन ट्रांसलेशन, किसी एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्जन या कन्वर्ट कर लेना या ट्रांसलेट कर लेना, लाइक इंग्लिश टू उर्दू, उर्दू टू इंग्लिश, हिंदी टू बंगाली, बंगाली टू उर्दू। तो इसी तरह के काम भी एप्लीकेशन एनएलपी के एप्लीकेशन में आते हैं। इसी तरह स्पैम डिटेक्शन, ईमेल में आपने देखा होगा कि वहां पे जो भी अगर कोई स्पैम मैसेज आता है तो उसको स्पैम वाले फोल्डर में डालता है, बट अगर कोई रियल है तो वो आपको नॉर्मल वाले फोल्डर में दिखा देता है। इसी तरह टेक्स्ट जनरेशन, आजकल आपने सुना होगा जनरेटिव एआई, तो वहां पे भी बेसिकली एनएलपी है जो टेक्स्ट जनरेट करके देता है, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है चैट जीपीटी। आप एक क्वेरी देते हो, उस क्वेरी के बेस पे आपको बहुत सारा टेक्स्ट जनरेट करके देता है। इसी तरह टॉपिक मॉडलिंग, अगर आपके पास एक बहुत बड़ा टॉपिक है या एक बहुत बड़ा आर्टिकल आप कह सकते हो और आप चाहते हो कि इस आर्टिकल के अंदर मेन जो थीम है, मेन जो आइडिया है, जस्ट में वो निकाल सकोगे, इस कंप्लीट टॉपिक के अंदर क्या क्या चीजें बोली गई है, जो बड़ी बड़ी बातें हैं, वो भी आप टॉपिक मॉडलिंग के थ्रू करते हो। वैसे हम ये सारी चीजें इस प्लेलिस्ट में डिटेल से देखने वाले हैं। उसके बाद समराइजेशन, अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो और आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा का पूरा न्यूज़पेपर पढ़ो, तो आप वहां से उसकी समरी को निकाल के, ताकि उसको छोटा करके आपका टाइम सेव हो और आप उस आइडिया को भी समझ पाए, तो आप टेक्स्ट को समराइज कर सकते हो यानी छोटा कर सकते हो। तो ये थे कुछ एप्लीकेशन एनएलपी के, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अच्छा नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले हम ये देखेंगे कि वो कौन कौन से डेटा सेट्स है जो आप एनएलपी के अंदर यूज करते हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मशीन लर्निंग के अंदर भी आपके पास डेटा सेट होते हैं, टेबुलर फॉर्म लाइक क्लासिफिकेशन, रिग्रेशन और अनसुपरवाइज्ड टाइप का डेटा सेट एनएलपी में भी होते हैं। एनएलपी में दो तरह के डेटा सेट होते हैं, टेक्स्ट बेस्ड डेटा सेट एंड ऑडियो बेस्ड डेटा सेट। अगर आपका टास्क कुछ इस तरह है लाइक क्लासिफिकेशन का और डेटा आपको, तो टेबुलेट फॉर्म में आपको डाटा चाहिए, जैसे कि कॉलम होना चाहिए टेक्स्ट जिसमें लोगों की कमेंट एंड रिव्यूज हो और उसका करस्पॉन्डिंग लेबल। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो डाटा है वो है सेंटिमेंट एनालिसिस का, तो अगर यहाँ पे कोई सेंटिमेंट लिखा है तो आगे उसका लेबल पॉजिटिव होना चाहिए, एक और है आगे नेगेटिव।
तो लेबल में आपके पास दो क्लासेस होनी चाहिए, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, और टेक्स्ट आपके पास कुछ इसी तरह होनी चाहिए। अभी के लिए मैंने एक डाटा सेट लिया है, ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है और ये सरकास्टिक डिटेक्शन डाटा सेट है। सरकास्टिक को समझना जरूरी है। सरकास्टिक बज़ाहिर तो जो सेंटेंस होता है वो बहुत ही पॉजिटिव होता है, बट टोन पे डिपेंड करता है। मैं आपको बताता हूँ, सरकास्टिक का मतलब ये है कि द इंटेंट इज ऑफन टू मार्क, यानी किसी का मजाक उड़ाना, क्रिटिसाइज और एक्सप्रेस कंटेम्प्ट व्हाइल अपियरिंग टू प्रेज और अग्री। बज़ाहिर तो आप उसकी तारीफ करते हो अपने सेंटेंस में या उसके साथ अग्री करते हो, यानी बात आपकी बजाय तो पॉजिटिव हो, लेकिन आपके टोन से ये जाहिर होता है कि आप या तो क्रिटिसाइज कर रहे हो या मार्क कर रहे हो। तो ऐसे जुमलों को आप सरकास्टिक कहते हो। और ऐसे जुमले जैसे कि ग्रेट जॉब जीनियस, बजाय तो बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है। अगर मैं ये बोलूं आपने एक अच्छा काम किया है और मैं सच में आपकी जेन्युइन तारीफ करना चाहता हूं, लाइक ग्रेट जॉब जीनियस, तो ये फिर नॉन सरकास्टिक है। लेकिन आपने काम अच्छा किया या बुरा किया है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, बट मैं जस्ट आपके सामने एक मजाक उड़ाते हुए या क्रिटिसाइज करते हुए कहता हूं ग्रेट जॉब जीनियस, यानी एक क्रिटिसाइज करते हुए, तो फिर ये एक सरकास्टिक है, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टास्क है, क्योंकि सेम वर्ड है, सेम सेंटेंसेस है, जस्ट टोन चेंज हो जाता है। और इसी तरह यू डिड ग्रेट नॉन सरकास्टिक, यानी नॉन सरकास्टिक में आपका इंटेंट प्योर होता है, जेन्युइन होता है, जो भी आप बोलते हो फेस टू फेस बोलते हो, ट्रू बोलते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे टाइप के डेटा सेट होते हैं। अब ये था क्लासिफिकेशन डेटा। टेक्सुअल बेस में आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा भी होता है, यानी अनसुपरवाइज्ड वाला, जिसमें जस्ट आपके पास टेक्स्ट होता है और उससे फिर आप मॉडल के थ्रू लेबल बनाते हो। तो ये हम आगे देखेंगे। ऑडियो में आपके पास बेसिकली ऑडियो या तो टेबुलर फॉर्म में होता है या जस्ट नॉर्मल फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको डेटा सेट दिया जाता है। टेबुलर फॉर्म में है तो फिर आपका जो ऑडियो होगा उसका कोई नाम होगा और उसका आगे एक्सटेंशन लाइक MP4 या वेव फॉर्मेट का, और आगे उसके ट्रांसक्रिप्ट या जो भी लेबल हो। बट अगर जस्ट ऑडियो है एक फोल्डर में और आप उसको ट्रांसक्रिप्ट करना चाहते हो तो फिर आपको पाइथन की कुछ कस्टम कोड ये चीजें लगानी होगी। सो नॉर्मली ऑडियो डेटा सेट कुछ इस तरह दिखाई देता है, या तो टेबल फॉर्म में या फिर नॉर्मल फोल्डर में आपको MP4 या वेव टाइप्स के फाइल्स मिल जाएंगे। ठीक है, सो हमने सीखा ऑल अबाउट NLP। अब स्टार्ट करते हैं NLP प्रोजेक्ट पाइपलाइन नेक्स्ट वीडियो में।